हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित इतने शानदार प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके लिए एक नया प्रयास है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पर इतने शानदार प्रश्न जो पिछली भर्ती में पूछे गए हैं वो प्रश्न डाले गए हैं। सारी बुक्स का, सारे पेपर्स का निचोड़ लेके आया हूँ मैं। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, अगर आप यहाँ आए गए हो तो इस टॉपिक को पढ़ के जाए। अगर आपने मानव शरीर पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आपके इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं होगा। तो टाइम खराब किए बिना बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। ये सारे प्रश्न एसएससी कांस्टेबल, ये देखिए पटवारी, दिल्ली पुलिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ सच में कि आप इन टॉपिक में से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहले पर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं। तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं वो यकृत ग्रंथि हैं। कौन सी? यकृत ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो उसका आंसर होगा पीनियल का है। कौन सी? पीनियल का जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है तो उसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की लिंग ग्रंथि कौन सी है तो उसका आंसर होगा अंडाशय ग्रंथि। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पर। मानव शरीर की लिंग ग्रंथि है, मैंने अभी आपको बताया कि जो मानव शरीर की लिंग ग्रंथि है कौन सी है? अंडाशय है। तो अंडाशय किस में होती है? मादा में होती है, जबकि जो वृषण होती है वो नर में होती है। तो मानव शरीर की लिंग ग्रंथि कौन सी है? तो वृषण व अंडाशय। पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि हैं। तो जो मानव शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि हैं मैं आपको इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि पहले ग्रंथियां पढ़ाऊंगा, आंख पढ़ाऊंगा, मस्तिष्क पढ़ाऊंगा। मानव शरीर में जितने भी अंग होते हैं उन सारे अंगों के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पिछली भर्ती में पूछ लिए गए हैं और आगे पूछने की प्रबल संभावना है उनके बारे में बात करूंगा। इसलिए आप इस टॉपिक को छोड़े नहीं, पूरा पूरा देखें। मैं वादा करता हूँ इस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि हैं। तो जो मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि हैं वो कौन सी हैं? तो मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकाला जाता है? तो जो बीटा कोशिका है उससे एक हार्मोन निकाला जाता है, उसे कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये जो मधुमेह रोग होता है उन मधुमेह रोगियों के लिए ये इंसुलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 5वें पर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कि जो मानव शरीर है उसका तापमान कितना होता है। तो जो मानव शरीर है उसका तापमान 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री। प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जो तंत्रिका कोशिका है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको रट ले कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। अगर आपसे पूछ रहे तो कि यकृत कोशिका नहीं है, मांसपेशी कोशिका नहीं है, तो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो जो शुक्राणु होती हैं वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती हैं। प्रश्न नंबर 7वां, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? रट लो भाई साहब, इस क्वेश्चन को आप रट लो। जो मैंने इसके पीछे दिया हुआ है कि रट लो, तो उन क्वेश्चन को आप बहुत ही शानदार तरीके से याद करना है। जो प्रतिवर्ती क्रियाओं हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? तो जो मेरुरज्जु होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आप थोड़े से इसमें कन्फ्यूज होंगे कि मस्तिष्क करता है तो कि नहीं, मस्तिष्क नहीं करता है, तो कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। प्रश्न नंबर 7वें पर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो जो मानव शरीर है उसमें 639 मांसपेशियां होती हैं। कितनी? 369। इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक देता हूँ। पहले 6 का आधा कितना होता है? 3, और 6 का दुगना 9। तो देखिए 3, 6 और 9, 3 से आगे 6 और 3 से उधर 9। ठीक है, तो 3, 6, 9। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। ठीक है,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो जो मानव शरीर की सबसे, देखो आरएस एग्जाम में पूछा गया है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कान में पाई जाती हैं। आरएस एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी होगी? स्टेपिज। कहाँ पाई जाती हैं? तो कान में पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पढ़ते रहिए आप इनको, बीच में वीडियो को छोड़े नहीं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो जो नवजात शिशु होता है, अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206। अगर आपसे पूछ ले कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 280 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 280 हड्डियां पाई जाती हैं। 280। जो शिशु होता है, क्या होता है, शिशु में हड्डियां बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे हड्डियां जुड़ती हैं। जब हड्डियां जुड़ेगी तो हड्डियां की संख्या कम होती जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11वां, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो जो मानव शरीर है उसका सबसे कठोरतम भाग आप बताइए कौन सा है? क्या नाखून है क्या? तो कि नहीं। हड्डी है क्या? नहीं। दांत है क्या? नहीं। तो कौन सा है? इनेमल। तो कि इनेमल कहाँ पाया जाता है? तो दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे इनेमल कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है कौन सा? इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? इनेमल। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पर, इतने फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी में होगा तो ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 12वां, पाचक रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो पाचक रस हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बताइए कि पाचक रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या अमीनो अम्ल पाया जाता है? नहीं। टैनिक अम्ल? नहीं। लैक्टिक अम्ल? नहीं। तो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कांस्टेबल 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जो पाचक रस होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, वो कौन सा है? तो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहा जाता है। कौन सा? HCl। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पर, मुझे पता है कि आपको ये सारे प्रश्न याद होते जा रहे हैं, इसलिए आप पढ़ते जाइए। आहार नाल के किस अंग में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो जो आहार नाल है उसका कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो जो आहार नाल का जो बड़ी आंत जो है यहाँ पर सर्वाधिक अवशोषण होता है। कहाँ होता है? दोस्तों, जो छोटी आंत है, यही तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और जो कन्फ्यूज करने वाले प्रश्न है वो आपको दे रहा हूँ। तो मानव शरीर की जो छोटी आंत होती हैं वहाँ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। कहाँ होता है? अब मुझे पता है कि आप ये प्रश्न कभी नहीं बोलोगे क्योंकि मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, इसलिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो छोटी आंत है वहाँ पर सर्वाधिक अवशोषण होता है। प्रश्न नंबर 14वां, जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो जो जल है उसका उल्टा कर देना, तो जल का अभी छोटी आंत में हुआ था, तो अभी कहाँ होगा? बड़ी आंत में। तो जल का सर्वाधिक अवशोषण बड़ी आंत में होता है। प्रश्न नंबर 15 पर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे ये, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है? देखिए दोस्तों, हमारे को पता है जो आँख है उसको क्या कहा जाता है? नेत्र कहा जाता है। आँख हमारे दो होती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है, तो जो पीनियल का ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है, उसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16वां, पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब RBC, ये जो RBC हैं ये कहाँ नष्ट होती हैं? तो ये जो RBC हैं वो यकृत में नष्ट होती है क्या? नहीं। अमाशय में होती हैं क्या? नहीं। तो कहाँ होती हैं? तो प्लिया में होती हैं। इस प्लिया को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो कहाँ नष्ट होती हैं? तो प्लिया में होती हैं। आप क्विक रिवीजन करते जाइए, अगर आपको याद है कोई बात नहीं है, आपका रिवीजन हो रहा है, आप कभी भूलोगे नहीं। थोड़ा हौसला बनाए रखें और पढ़ते रहिए, वीडियो छोड़ना नहीं है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो जो हमारा रक्त है, अगर हमारे चोट लगती है तो क्या रक्त बाहर निकल जाता है? अगर रक्त बाहर निकलता रहेगा तो हमारे रक्त में कमी हो जाएगी। अब इस रक्त को रोकेगा कौन? तो जो विटामिन जो के होता है वो रक्त का स्कंदन करने में क्या होता है? बहुत ही उपयोगी होता है। विटामिन डी होता है तो नहीं, सी होता है तो नहीं, बी होता है नहीं, तो कौन सा होता है? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त के स्कंदन में मतलब रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की। तो जो विलियम हार्वे है, कौन से? विलियम हार्वे। देखिए
आरवे में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो में और हर्ट में क्या आता है, हर्ट में भी एच आता है। तो आपको ऐसे याद करना है कि हर्ट में एच आता है तो रक्त परिसंचरण तंत्र किस में होता है, हृदय में होता है। तो उससे आपको हार्वे याद रखना है, ठीक है। ह से हर्ट और ह से हार्वे, ठीक है। आसानी से याद हो गया होगा, मुझे पता है, कभी नहीं भूलोगे आप। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19वें पर। अमाशय की अम्लता, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो अमाशय हैं, क्या होता है, जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो उस अम्लता को कम करने के लिए कौन सा प्रयुक्त अम्ल लिया जाता है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो अगर अमाशय में अम्लता ज़्यादा हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, उससे अम्लता कम हो जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। हौसला बनाए रखे दोस्तों और पढ़ते रहिए, आपको वीडियो छोड़ना नहीं है। अफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है। तो जो अफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता है वो किसके, आप बताइए किसके कारण होती हैं। तो जो अफ्लाटॉक्सिन का इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में क्या होती है, जब खाना खाते हैं उसके बाद में जो खाना है वो विष के समान फैल जाता है, तो वो किसके कारण होती हैं, तो वो कवक के कारण होती है। हमारा भोजन जब 2-3 दिनों से पड़ा रहता है तो उसके ऊपर कवक जम जाता है, उसके कारण क्या होती है, हमारे शरीर में अफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 पर बढ़ते हैं। बहुत ही फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए कि आपका टाइम खराब ना हो। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती हैं। हमारे शरीर में क्या होता है, जब कभी कभी कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी कैल्शियम कम हो जाता है, अगर उस कैल्शियम को संतुलन करना है तो ऐसी कौन सी ग्रंथि हैं जो हमारे कैल्शियम को संतुलित करेगी। तो जो क्या है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, उस थायराइड ग्रंथि, जैसे मैंने बना ली थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है, इसके ऊपर क्या होती है, इनके किनारों पे दोनों 4 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे बोला जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। मतलब थायराइड ग्रंथि के किनारों पर एक ग्रंथि पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये क्या काम करती हैं, तो ये कैल्शियम का संतुलन करती है। किसका संतुलन करती है, कैल्शियम का संतुलन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले कि कैल्शियम का संतुलन कौन करती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि करती है। कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि करती है। प्रश्न नंबर 23, बिलिरुबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो जो बिलिरुबिन जो वर्णक होता है ना, ये मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, आप बताइए। क्या रुधिर में पाया जाता है, पीत रस में, लार में। तो इसका आंसर क्या होगा, जो बिलिरुबिन जो वर्णक है वो मानव शरीर के पीत रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पीत रस में। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो जो पीत रस है उसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में। अगर आपसे पूछ ले कि जो पीत रस है वो जमा कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि बिलिरुबिन जो वर्णक है वो कहाँ पाया जाता है, तो पीत रस में पाया जाता है। बिलिरुबिन पीत रस, बिलिरुबिन पीत रस, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 पर। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC। इस WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, IAS प्री में पूछा गया है। अब आप बताइए इसका क्या कार्य होता है। ऑक्सीजन का वहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण का उत्पन्न करना, रोगों के विरुद्ध रक्षा करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा रोगों के विरुद्ध रक्षा करना। जो WBC है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, रोगों के विरुद्ध रक्षा करना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे पूछने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैंने यहाँ डाले हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है, प्रोटीन का। तो आपको पता है कि प्रोटीन का तो होता है, मतलब ये गलत आंसर है। हार्मोन का भी होता है, एंजाइम्स का भी होता है। तो जो विटामिन ए होता है ना, इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। कौन सा, विटामिन ए। इसको क्या होता है, बाहर से लेना पड़ता है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रश्न SSC में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 पर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रट लो दोस्तों, इस प्रश्न को रट लेना आप। प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। तो प्रेस बायोपिया, अब आप बताइए कि प्रेस बायोपिया होता क्या है। ये प्रेस बायोपिया जो क्या होता है, जब हमारे को निकट की और दूर की दोनों की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो उसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। जब निकट की और दूर की दोनों की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देख पाना गलत बात, दूर की वस्तु नहीं देख पाना गलत बात, आंखों में जलन होना गलत बात, निकट व दूर दोनों की वस्तुएं नहीं है, ये सही बात है, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, निकट व दूर दोनों की वस्तुएं नहीं देख पाना। रट लेना प्रश्न ये दोस्तों। प्रश्न नंबर 27,
ईसीजी किसकी गति को दर्शाता है? ये जो ईसीजी है ना, ये किसकी गति को दर्शाता है? अब आप बताइए इसका क्या आंसर, हृदय होगा, वृक्क होगा, मस्तिष्क होगा, या कोई नहीं होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ईसीजी है वो किसकी गति को दर्शाता है? तो जो ईसीजी है वो हृदय की गति को दर्शाता है। किसकी गति को दर्शाता है? हृदय की गति को दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 पर बढ़ते हैं। हार्ट और इससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो हृदय हैं उस हृदय से संबंधित बीमारियों को क्या कहा जाता है? बताइए आप। कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है कार्डियो का हॉस्पिटल है, मतलब ये हृदय का हॉस्पिटल है। इसका मतलब जो हृदय से संबंधित रोग होंगे वो कौन से होंगे? कार्डियोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, और कार्डियो मतलब हृदय का, मतलब कार्डियोलॉजी जो है वो बीमारियों से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 पर। हौसला बनाए रखना दोस्तों, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूँ इससे 12 प्रश्न नहीं जाएंगे। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो हाइपरटेंशन, आप बताइए, हाइपरटेंशन का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय की गति तेज होने के लिए, हृदय की गति कम होने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए, रक्तचाप कम होने के लिए। तो इसका आंसर होगा, जब मैं ये प्रश्न पढ़ता हूँ तो उसका आंसर आप दे दिया कीजिए, फिर उसके बाद मैं दूंगा। तो जो रक्तचाप बढ़ने के लिए, जब रक्तचाप बढ़ता है तो उसका प्रयोग किया जाता है हाइपरटेंशन। अगर हम कहते हैं कि इसका रक्तचाप तो बढ़ गया है तो हम कहेंगे इसका हाइपरटेंशन बढ़ गया है। ठीक है, अगर घर पे अगर आपसे अब कोई बोले कि रक्तचाप बढ़ गया है तो आप कहेंगे अरे भाई साहब रक्तचाप नहीं बढ़ा है, हाइपरटेंशन बढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 30। परिसंचरण तंत्र के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? जब हमारे परिसंचरण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए इसको, कि जो परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है वो हृदय से कितनी बार गुजरता है? आप बताइए, 2 बार, 1 बार, 3 बार, कितनी बार गुजरता है आप बता दीजिए। तो जो परिसंचरण के दौरान जो रक्त होता है वो हृदय से, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं इस प्रश्न को, मेरे हिसाब से 4 बार है या 2 बार भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 31 पर इसको आपको बताता हूँ लास्ट में। ठीक है, प्रश्न नंबर 31। नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो नेत्र परत हैं वो ऐसी कौन सी नेत्र परत हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं? क्या वर्णपटल होती हैं? तो नहीं। कॉर्निया होती हैं? नहीं, कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो दृष्टि पटल होती है ना, वो दृष्टि पटल क्या होती हैं? वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, मतलब हमारे को दिखाई देता है ना, वो दिखाई देता है दृष्टि पटल के कारण। हमारे आँख के अंदर एक परत होती है, इसे कहा जाता है दृष्टि पटल। इसके कारण क्या होता है? हमारे कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, दृष्टि पटल याद हो गया होगा आपको, दृष्टि पटल। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न नंबर 32। मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो जो मानव नेत्र होता है उसमें कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मतलब मानव नेत्र में ऐसे कौन सा भाग होता है जहाँ पर हम वस्तु को देख सकते हैं और प्रतिबिंब बनता है? तो क्या इसका आंसर कॉर्निया होगा? तो नहीं। परितारिका? नहीं। पुतली? नहीं। तो जो रेटिना होता है वहाँ पर क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 33। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? एसएससी और कांस्टेबल दोनों में प्रश्न पूछा गया है। इसको आपको रट लेना है। क्या यकृत होता है, मस्तिष्क होता है, हार्ट होता है, गुर्दा होता है? आप बताइए इसका आंसर क्या है? तो जो मानव शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर भी यकृत होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो एपिग्लोटिस होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? आप बताइए। भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाना, भोजन को श्वास नली तक में जाने से रोकना, भोजन को अमाशय में जाने देना, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए। तो इसका आंसर होगा जो भोजन होता है वो श्वास नली में जाने से रोकना होता है, उसका कार्य क्या होता है? एपिग्लोटिस का कार्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले कि जो भोजन होता है वो श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, तो उसका आंसर होगा एपिग्लोटिस। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। याद कर लेना, मैंने आपको बताया याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 35। नेत्र की दूरदृष्टि दोष को यह भी नाम से जाना जाता है, मतलब जो नेत्र का जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है?
क्या होता है, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपरमेट्रिया क्या होता है और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो आज के बाद में आपको कब परेशान लेने की जरूरत नहीं है। तो जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, दूरदृष्टि दोष और हाइपरमेट्रिया ये क्या होता है, दोनों ही सेम चीज़ होती हैं। हाइपरमेट्रिया और ये दोनों क्या सेम चीज़ होती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। अपना हौसला बनाए रखिए, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ना है। बुद्धि का केंद्र उपस्थित होता है। तो जो बुद्धि का जो केंद्र होता है ना, वो मस्तिष्क में कहाँ उपस्थित होता है, आप बताइए। अनुमस्तिष्क, मेड्यूला, थैलेमस, सेरेब्रम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है, मस्तिष्क में क्या होती हैं, बहुत सारे भाग होते हैं। उन भागों में जो सेरेब्रम होता है वहाँ पर क्या होता है, बुद्धि का केंद्र होता है। हम कहते हैं ना ये तो बुद्धू हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तो वो जो बुद्धि का जो केंद्र है वो कहाँ होता है, सेरेब्रम। अब की बार अगर आपसे आप किसी को बोलो कि ये बुद्धू है, ऐसे नहीं बोलना है आपको। आपको क्या बोलना है, ये तो सेरेब्रम है। ये क्या है, सेरेब्रम है। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। जो मानव मस्तिष्क है ना, उसका कितना वजन होता है, आप बताइए। 1.64, 1.45, 1.36, 1.20। बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। तो जो औसत जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वो 1.64 होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। आँख में पाया जाता है। आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, बताइए आप। क्या उत्तल लेंस पाया जाता है, नहीं। अवतल लेंस पाया जाता है, नहीं। प्रिज्म पाया जाता है, नहीं। तो जो द्वि उत्तल लेंस पाया जाता है आँख में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना इस प्रश्न को कि आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो जो आँख है उसमें द्वि उत्तल लेंस पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का टॉपिक आ गया है। हमने आँख पढ़ लिया है, मस्तिष्क पढ़ लिया है, ग्रंथि पढ़ ली है। इस प्रकार सारे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं। एसएससी में प्रश्न पूछा गया है कि जो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। अनुमस्तिष्क होता है क्या, नहीं। महासंयोजन पिंड होता है, नहीं। कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क। मतलब मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। आप इसको एक ट्रिक से याद कीजिए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। आप इस ट्रिक को कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी ट्रिक बनाई है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। प्रश्न नंबर 40। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अब बताइए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी आपने पढ़ लिया कि जो बुद्धि का केंद्र होता है वो कौन सा होता है, सेरेब्रम। ये तो क्या है, सेरेब्रम। ऐसे आपको याद करना है। अगर आपसे पूछ ले कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। क्या अनुमस्तिष्क होगा, अग्र मस्तिष्क होगा, परम मस्तिष्क होगा, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आपको। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। तो जो मस्तिष्क है उसका मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। मनुष्य के जीभ में किस क्षेत्र में कड़वाहट महसूस होती है। इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, प्रमस्तिष्क होगा या अग्र मस्तिष्क होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। मनुष्य के जीभ में किस क्षेत्र में कड़वाहट महसूस होती है। तो जो मनुष्य हैं उसके जीभ में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हमारे को कड़वा लगता है। अब आपको जीभ के बारे में बताता हूँ, पूरा टॉपिक जीभ के बारे में बताता हूँ। ये मैंने बना ली जीभ। इसका जो आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। ये जो इसके किनारे वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं, नमकीन टाइप होते हैं। और जो इसका जो लास्ट वाला भाग होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कड़वाहट महसूस होती हैं, कहाँ होती हैं, तो अंतिम भाग पर होती हैं। जीभ इज कंप्लीटेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। आप बताइए कि एक सामान्य जो व्यक्ति होता है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। बहुत सारे दोस्त हैं वो बताएंगे कि 72 बार। नहीं, 72 बार नहीं है, 27 बार नहीं है। तो इसका आंसर होगा 16 बार। जो एक सामान्य व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी गति 20 हो सकती है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य कहीं बैठा है, तो उसकी जो गति होगी वो कितनी होगी, 16 बार होगी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 43। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किससे होता है। तो जो मानव शरीर है उसमें डिहाइड्रेशन कहाँ होता है। नाम देखिए, इसका नाम देखिए आप।
डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या आ रहा है, H आ रहा है। और जल जो होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, मतलब डिहाइड्रेशन कहाँ होगा, H2O में होगा। H2O मतलब जल, इसका आंसर क्या होगा, जल। लवण होगा नहीं, विटामिन नहीं, हार्मोन नहीं। ये प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन रहे हैं, पढ़ते रहिए आप इनको। आपका हौसला नहीं खोना है, इस टॉपिक को पूरा पढ़ के जाना। मैं वादा करता हूं अगर आपने ये टॉपिक 1 से 2 बार पढ़ लिया तो मानव शरीर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ल्यूसेंट हैं और सारे जो किताबें हैं उन सारे किताबों से जो अंदर से मक्खन प्रश्न होते हैं वो सारे निकाल के लाए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही लेके आया हूँ। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी हैं, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा, IgM। एम से याद रखना है आपको, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है, एम से। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44। माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी हैं, पटवारी 2002। माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, आप बताइए कि माँ के जो उसमें कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं। तो माँ, अब आपको इसकी मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि जो माँ होती है ना वो क्या होती हैं, फर्स्ट नंबर पर होती हैं। हमारे सभी जगहों में जो माँ होती हैं वो फर्स्ट नंबर पर होती हैं। और जो ए होता है ना वो भी क्या होता है, ABCD में फर्स्ट नंबर पर होता है। मतलब माँ के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी होगी, IgA। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। वयस्क पुरुष में RBC की सामान्यतः संख्या पाई जाती हैं। जो वयस्क पुरुष होता है वो उसमें RBC की सामान्य संख्या कितनी पाई जाती हैं। कांस्टेबल व SSC दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको लग रहा होगा कि प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या होता है इन प्रश्नों में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वयस्क मनुष्य में RBC की कितनी संख्या पाई जाती है, तो 5 मिलियन, 4 मिलियन, 4.5 मिलियन, 4.3 मिलियन। इसका आंसर होगा 5 मिलियन। जो वयस्क पुरुष होता है उसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसकी संख्या 5 मिलियन पाई जाती हैं। कितनी, 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो RBC का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो RBC होती है ना, RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। फिर क्या होता है, जब ये RBC का जीवन काल 120 दिन होता है तो उसके बाद में RBC कहाँ जाती है, तो उसके बाद में जो RBC होती है ना वो प्लिया में जाती हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होता है, किसी आदमी को वहाँ पर दफनाया जाता है या जलाया जाता है। ठीक है, तो जो RBC है इसको दफनाने व जलाने का काम कहाँ किया जाता है, तो प्लिया में किया जाता है। इसलिए कहा जाता है RBC को कब्रिस्तान। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 पर, बिना टाइम खराब किए। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण। अब बताइए कि जो मानव का जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल रंग होता है। किसके कारण होता है, एक बार क्या है दोस्तों, IAS में प्रश्न पूछा गया था कि मानव का रंग, जो मानव रक्त है उसका रंग कैसा होता है। तो लोगों ने इसका आंसर पता नहीं कुछ ना कुछ कर दिया था। उनको लगा कि IAS में ऐसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उन्होंने लाल नहीं करके नीला कर दिया। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि मानव रक्त का रंग लाल ही होता है। ठीक है, तो जो मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। जो मानव रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। थकना नहीं है आपको, सिर्फ 20 प्रश्न रहे अभी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप भूल जाते हैं कभी कभी कि हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इसको आप 5 बार दोहराइए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 पर, बिना टाइम खराब किए। मनुष्य में श्वसन दर है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि जो मनुष्य में जो श्वसन की जो दर है वो कौन से कितने मिनट से होती हैं। तो इसका आंसर बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य में श्वसन की दर कितनी होती है, 36 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 17 से 19 प्रति मिनट। तो इसका आंसर होगा 17 से 19 प्रति मिनट। 17 से खतरा, 17 से क्या होता है, खतरा। इस प्रकार आपको याद करना है। अगर
खतरा है, अगर कोरोना हो जाएगा तो खतरा हो जाएगा। अगर कोरोना कहाँ होता है, हमारे फेफड़ों में होता है, तो खतरा है, कोरोना हो गया तो खतरा है, तो उसका आंसर भी देखा 17, मतलब 17 से 19 प्रति मिनट होता है। इस प्रकार आपको ट्रिक से याद करना है, कभी भूलोगे नहीं आप। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 पर। श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। श्वसन के लिए मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी होता है? पसलियाँ होती है क्या? नहीं। नासिका होती है क्या? नहीं। कोई नहीं, आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हम कभी कभी पसलियाँ कर देते हैं, लेकिन पसलियाँ इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डायाफ्राम। ठीक है, तो हमने 50 पूरी कर ली है, 50 मार दी है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने 50 मार दी है। अब बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पर। 51वां रन मारने वाले हैं। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो श्वसन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो श्वसन क्या ऊष्माशोषी है क्या? नहीं। दोनों नहीं, कोई नहीं, नहीं। तो ऊष्माक्षेपी। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। बढ़ते हैं 52 पर। आपका बिल्कुल भी 1 मिनट भी खराब नहीं हो रहा है, बीच बीच में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ते रहिए चुपचाप। मानव के लिए कौन सा मानक ध्वनि स्तर है? तो मानव जो है, मानव के लिए कौन सा मानक ध्वनि स्तर है? बताइए आप, रट लो प्रश्न को, इसको तो आंसर इसका रट लेना आप, अभी आज ही रट लेना, और भूलना मत कभी। रात को सपने में भी अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मानव है, उसका मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। कितना? 60। 60 क्या होती हैं? मिनट होती हैं। तब क्या होता है? 1 घंटा होता है। इस प्रकार आपको याद करना है। जब 1 घंटा होगा तो मानक ध्वनि स्तर भी बराबर हो जाएगा। तो मानव के लिए कौन सा मानक ध्वनि स्तर है? तो 60 डेसिबल। कौन सा है? 60 डेसिबल। रात को सपने में भी याद रहना चाहिए कि 60 डेसिबल है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। टूटी हड्डियों की सही स्थिति किसके द्वारा ज्ञात होती हैं? तो जो टूटी हड्डियां होती हैं, अगर मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूं या आप मेरी हड्डियां तोड़ दो, तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए ऐसी कौन सी मशीन है? तो क्या लेजर है क्या? नहीं। माइक्रोवेव है क्या? नहीं। कोई नहीं, आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा एक्सरे। एक्सरे के द्वारा क्या होता है? टूटी हड्डियों का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? एक्सरे के द्वारा। आसानी से आपको याद हो गया होगा, विश्वास है मुझे पूरा पूरा। बढ़ते हैं 54 पर। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए आप दोस्तों, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 होती हैं क्या? नहीं। 3 होती हैं क्या? नहीं। 5 होती हैं क्या? नहीं। 6 होती हैं। इतना सा छोटा सा कान और 6 हड्डियां। 6 से छोटा और 6 से 6, 6 से छोटा और 6 से 6, तो छोटा सा कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 पर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? जो मनुष्य होता है उसकी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आप बताइए कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? क्या 8 होती है क्या? बिल्कुल 8। खोपड़ी में 8 ही होती हैं। और छोटा छोटा क्या होता है? कान, उसमें कितनी होती हैं? 6। और खोपड़ी में कितनी होती हैं? 8। कितनी होती हैं खोपड़ी में? 8। खोपड़ी कैसी होती हैं? ऐसी नहीं होती हैं, इस प्रकार खोपड़ी नहीं होती हैं, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार खोपड़ी होती हैं। तो आप याद रखना है कि 8। ठीक है, याद होता, मुझे पता है आपको सारे क्वेश्चन याद हो रहे हैं। अगर आपसे मैं बीच में पूछ लूँ प्रश्न तो आपको सारे प्रश्न याद है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, शरीर है उसके सर्वाधिक प्रबल अस्थि, प्रबल का मतलब होता है सबसे कठोर अस्थि कौन सी है? आप बताइए। जांघ में, जबड़े में, भुजा में, बताइए कहाँ होती हैं? तो जो हमारा जो जबड़ा होता है, उस जबड़े में सबसे प्रबल अस्थि पाई जाती हैं। कहाँ पर? जबड़े में सबसे प्रबल अस्थि पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? स्टेपिस। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कान में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर होगी। कौन सी होगी? फीमर होगी। कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पैर में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 पर बिना टाइम खराब किए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्या 4 आंसर होगा? नहीं। 12 आंसर होगा? नहीं। 32 आंसर होगा? नहीं। इसका आंसर होगा 20। मतलब जो 20 दांत होते हैं वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। कितने? 20। कितने? 20। इसको आप कैसे याद रखना है? आगे क्या आ रहा है? 2, और आगे 2 आ रहा है, तो जीवन काल में 2 बार विकसित कौन से होंगे? 2 वाले। उसके बाद में क्या लगाना है आपको? 0 लगाना है। बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पर।
अब थोड़े से क्वेश्चंस रहे हैं, उसके लिए आप बीच में वीडियो मत रोकना, कहीं मत जाना, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखोगे तो मानव शरीर का को टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में भी इतने शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, बताइए आप। अगर पेट में भोजन गया है तो उसका पाचन करना है तो किसकी आवश्यकता होगी, आप बताइए। आप बताइए किसकी आवश्यकता होती है, सोचिए आप। इसका आंसर मैं इसके आगे जाता हूँ और 4 ऑप्शन देता हूँ। क्या हवा की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। पानी की होती हैं? बिल्कुल नहीं। खनिज की होती हैं? बिल्कुल नहीं। एंजाइम्स की होती हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे भोजन को पचाने का पूर्णतः कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 पर। लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? जो लार होती हैं वो किसके पाचन में सहायक होती हैं, बताइए आप। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमारे मुंह में जो लार आती हैं, हम किसी मिठाई को देखते हैं या फिर नींबू को देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाती हैं, वो किसके पाचन में सहायक होती हैं? क्या प्रोटीन? नहीं। वसा? नहीं। फाइबर? नहीं। स्टार्च। क्या आंसर होगा? हमारी जो लार होती हैं वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं। किसके पाचन में सहायक होती हैं? स्टार के पाचन में। बढ़ते हैं 60 क्वेश्चंस पर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारी जो लार होती हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आप बताइए। रेनिन? नहीं। टाइलिन? नहीं। अरे सही बात है, टाइलिन ही पाया जाता है। टेनिन? नहीं। रेजिन? नहीं। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा जो प्रोटीन होती हैं उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, आप बताइए। छोटी आंत से होता है क्या? नहीं। ग्रास नली से होता है क्या? नहीं। मुख से होता है क्या? नहीं। उदर से होता है क्या? हाँ, उदर से ही होता है। तो जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ स्टार्ट होता है? तो उदर में होता है। उदर क्या होता है? जैसे हमारा शरीर है, इसके जो नीचे वाला भाग होता है उसका कहते हैं उदर बोलते हैं। मतलब यहाँ से प्रोटीन का पाचन क्या होता है? शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित हो जाते हैं? जो पाचन क्रिया होती हैं उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो जब हमारा भोजन अंदर जाता है और जब हमारा भोजन पाचन होता है तो जो हमारे प्रोटीन होती हैं वो किस में परिवर्तित होती हैं, बताइए आप। वसा में? नहीं। ग्लूकोज में? नहीं। तो किस में होगा? अमीनो अम्ल में। इसका आंसर क्या होगा? अमीनो अम्ल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पीत होता है वो निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, आप बताइए। अब मुझे पता है आप होंगे यहाँ पे कंफ्यूज। क्या होंगे? कंफ्यूज। कि पीत जो होता है ना वो पित्ताशय के द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये गलत बात है। आज के बाद ये गलत फहमी है ना, ये बाहर निकाल देना। जो पीत होता है ना वो पित्ताशय के द्वारा कभी पैदा नहीं किया जाता है। जो पीत होता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो पीत है इसका संग्रहण कहाँ होता है, ये जमा कहाँ होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? पित्ताशय। अगर पीत पैदा कौन करता है तो कौन करता है? यकृत करता है। बढ़ते हैं 64 क्वेश्चंस पर। हाथ थाम के रखिए, हाथ थाम के रखिए। जब आप एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको एक बार सांस आएगी कि इतना बड़ा टॉपिक मानव शरीर हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार आपको सुख की प्राप्ति होगी। पीत रस कहाँ जमा होता है? जो पीत रस होता है ना वो कहाँ जमा होता है, बताइए आप। पीत रस कहाँ जमा होता है? अभी मैंने आपको बताया था, पीत रस को पैदा कौन करता है? तो यकृत। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 पर। पेस मेकर का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेस मेकर हैं वो किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ ले कि पेस मेकर का संबंध किससे है, क्या गुर्दा से है क्या? तो गलत बात। दिमाग से है क्या? गलत बात। हृदय से है क्या? हाँ जी। तो जो पेस मेकर हैं, पेस मेकर किसे कहा जाता है? हृदय को कहा जाता है। पेस मेकर, पेस मेकर कहा जाता है हृदय को। ठीक है,
जो हमारा हृदय है उसको क्या कहा जाता है, पेस मेकर। और क्या कहा जाता है हृदय को, तो हृदय को और गति प्रेरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति प्रेरक भी कहा जाता है। हृदय को एक तो कहा जाता है गति प्रेरक, एक कहा जाता है पेस मेकर। गति प्रेरक क्यों कहा जाता है, क्योंकि बार 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 गति करता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, इसलिए इसको गति प्रेरक कहा जाता है। पेस मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे शरीर का ब्लड उधर से उधर करता रहता है, इसलिए इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जाता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है नहीं, घटता है नहीं, पहले बढ़ता है फिर घटता है नहीं, पहले जैसा रहता है नहीं। तो सर क्या आप तो सब आंसर आपने गलत बता दिए, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या होगा, घटता है। जब हम सोते हैं ना तब क्या होता है, आराम की अवस्था में होते हैं। जब आराम की अवस्था में होगा तो क्या होगा, सारी चीज़ घटेगी, ब्लड धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो रक्तदाब क्या होगा, घटेगा। मुझे पता है आज के बाद ये प्रश्न तो आप भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, बताइए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ये तो आपको सबको पता होगा कि मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस प्रकार होते हैं, ये इस प्रकार 1 2 3 4, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 पर। अब तो 10 प्रश्न रहे, अब तो छोड़ना मत। मानव रुधिर का पीएच होता है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, बताइए। इसकी मैं आपको ट्रिक दे दूं एक, तो मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। अब पहले आपको याद करना है कि मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। अब आपको याद क्या करना है कि जो मानव रक्त है उसका पीएच होता है 7.4। कैसे होता है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। 7 समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो जो 7 समुद्र, 7 में क्या आ रहा है, समुद्र आ रहा है, और समुद्र में क्या होता है, जल होता है। तो मतलब जल का पीएच तो हो गया 7, जल का पीएच कितना हो गया 7। अब जो रक्त होता है ना वो जल के समान ही होता है, रक्त क्या होता है, वो जल के समान होता है। तो जल का कितना 7 हो गया। अब जब रक्त आएगा, जब हमारे चोट लगेगी और रक्त आएगा तो क्या होगा, जब 4 बूंदें गिरेगी, जब 4 बूंदें गिरेगी तो हमारे को रक्त का दर्द का एहसास होगा। क्या होगा, दर्द का एहसास। मतलब आपको याद करना है कि 7.4 क्या है, मानव रुधिर का पीएच है। जय बोलो माता दी, जय बोलो माता दी, ये भी आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। रक्त में पाई जाने वाली धातु हैं, जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती हैं, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, जिंक नहीं, तो कौन सी पाई जाती हैं, लोहा पाया जाता है। हमारे रक्त में लोहा पाया जाता है। लोहा से तुम श्रृंगार करो, लोहा से तुम श्रृंगार करो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 पर। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, आप बताइए हीमोग्लोबिन में क्या होता है। हीमोग्लोबिन, अब बताइए आपको, हीमोग्लोबिन रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाएगा, लोहा, क्योंकि रक्त में कौन सा पाया जाता है, लोहा, ठीक है। मुझे पता, ये भी नहीं भूलोगे आप प्रश्न। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, जो आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी, इसका निर्माण कहाँ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। लाल रक्त कणिकाओं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। हमारी जो अस्थि होती हैं उसके अंदर मज्जा होता है, वहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी पैदा होती हैं, या आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पर, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। 72। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, बताइए आप। ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, बताइए। ए बी में होता है क्या आंसर, ए बी ओ। तो जो ए बी होती है ना, ए बी, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी, इसको आप एक ट्रिक दूं, क्या होता है, ए और बी। ए से हो गया एंटीबॉडी, और बी से मर याद रखना है, नहीं पाई जाती। 2 अक्षर इसमें ही हैं और किसी में नहीं आते। ए में एक ही है, इसमें भी एक ही, इसमें भी एक ही है, लेकिन इसमें 2 अक्षर हैं, ए बी। तो ए से एंटीबॉडी, बी से नहीं पाई जाती, ठीक है। ये भी मुझे पता है, आप कभी नहीं भूलोगे भाई। एजुकेशन क्रांति की यही तो बात है, खास बात। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 पर। RH फैक्टर किससे संबंधित हैं, RH फैक्टर ये किससे संबंधित है, बताइए आपको।
मुझे पता है आप यही बताओगे मनुष्य, और मनुष्य नहीं बताओगे तो आप बताओगे चूहा। नहीं, गलत बात है। जो RH फैक्टर है ना वो बंदर से संबंधित है। क्या है, जब दो वैज्ञानिक बैठे थे चाय की थड़ी पर, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने एक बंदर को देखा और बंदर नीचे गिरा और उसके ब्लड आया, और उस ब्लड को क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने लैब में चेक किया तो उसके अंदर एक फैक्टर पाया गया जिसे बोलते हैं RH फैक्टर। ठीक है, याद हो गया है? मुझे पता ये भी नहीं भूलोगे आप। खास बात है, यही तो खास बात है। बढ़ते हैं 74 पर। सिर्फ 5 प्रश्न रहे हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, बताइए। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम। इसका आंसर क्या होगा? यूरोक्रोम यूरिया। यूरोक्रोम यूरिया मतलब मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। 75 गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। अगर गर्भाशय में शिशु है उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना तो प्रेगनेंसी के समय वो बार बार हॉस्पिटल में डॉक्टर से दिखाती रहती हैं कि हमारे बेबी का कुछ अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसको चेक कैसे किया जाता है? एक्सरे के किरणों द्वारा, गामा किरणों द्वारा? नहीं, इसका आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड। उससे क्या होता है, साउंड ज्ञात किया जाता है कि बच्चे अंदर क्या साउंड आ रही है, क्या साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रश्न नंबर 76, ओनली 4 प्रश्न। गाय और भैंस से दूध निकालने के लिए किस सुई का प्रयोग किया जाता है? अगर आपके भी और आपके गाय हैं और आपके भैंस हैं और आपके उसमें दूध कम आ रहा है तो बताइए आप उसको कौन सा इंजेक्शन देंगे? सोमेटोट्रोपिन? नहीं। ऑक्सीटोसिन? यस सर, ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन? नहीं। इंटरफेरॉन? नहीं। कौन सा आंसर होगा? ऑक्सीटोसिन। आप उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएंगे तभी क्या आएगा, दूध बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? अगर हमारा नेत्र को दान करना है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर उसको आँख दान करना है तो कौन सा ऐसा भाग है जो उसको देना पड़ेगा? तो जो कॉर्निया होगी, आँख का एक ऐसा भाग है कॉर्निया जिसको नेत्र में दान में प्रयुक्त किया जाता है। आप इसमें कंफ्यूज होंगे और कभी कभी आप इसका आंसर रेटिना लगाओगे, लेकिन आप एजुकेशनल क्रांति पर हो, आज के बाद आपको कभी गलत नहीं करना है। इसका आंसर होगा कॉर्निया। क्या होगा? कॉर्निया, KN। क्या होगा? KN। संपूर्ण आँख कभी दी नहीं जाती, ध्यान रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, बताइए आप। प्लिया। आपको स्टोरी बताई थी मैंने आपको भी। ठीक है, प्लिया को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य को कब्रिस्तान में जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उसी प्रकार जो RBC है उसको प्लिया में दफनाया जाता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी कीजिए, अभी इसी टाइम कीजिए। बाद में मुझे पता है आप भावनाओं में भेजोगे और करोगे नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी कर दीजिए इसको सब्सक्राइब। रक्त समूह की खोज किसने की थी, बताइए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने की थी? लिवेनॉक? नहीं। डिवाइन? नहीं। तो जो लैंड स्टनर है उसने रक्त समूह की खोज की थी। इस प्रकार मैंने 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके आगे वाले एग्जाम में मानव शरीर से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।